सर्दी अपने चरम पर थी। आसमान से गिरती ओस बर्फ में बदल रही थी और ठंडी हवा किसी अदृश्य चाकू की तरह शरीर को चीर रही थी। गांव के गरीब लोग इस जानलेवा ठंड से बचने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास साधन कहाँ थे। रामू काका की झोपड़ी में कोई गर्म कपड़ा नहीं था। उनके पास जो कुछ भी था वह था एक फटा हुआ कंबल और टूटे फूटे बर्तन। उनके साथ उनकी 5 साल की पोती गुड़िया भी थी, जो अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्हीं के सहारे रह रही थी। गुड़िया ठंड से कांपती हुई रामू काका के पास आई और रोते हुए बोली, दादू, बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, हमें आग जलानी चाहिए। रामू काका ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, गुड़िया, लकड़ी नहीं है, ठंड को सह लो बेटी। भगवान से दुआ करो कि सुबह जल्दी हो जाए। लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि सुबह होने का इंतजार भी जानलेवा लग रहा था। गुड़िया की हालत बिगड़ने लगी। रामू काका उसे अपने चिथड़ों में लपेटने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह ठंड से बचाने में नाकाफी थे। उधर भैरव सिंह अपनी कोठी में बैठा अलाव का आनंद ले रहा था। उसके नौकर गर्मागर्म खाना परोस रहे थे। गांव के लोगों की दशा से उसे कोई सरोकार नहीं था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया था कि जिन लोगों ने किराया नहीं चुकाया, उनकी झोपड़ियों से बचा खुचा सामान भी छीन लिया जाए। भैरव सिंह के आदमियों ने सुबह होते ही गांव में कहर बरपाया। उन्होंने रामू काका की झोपड़ी पर दस्तक दी। रामू, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाया गया, अब तुम्हारी झोपड़ी हमारी है। रामू काका हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए, साहब, ठंड ने जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ी मोहलत दे दो। लेकिन भैरव सिंह के आदमियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और झोपड़ी से उनकी फटी पुरानी चटाई तक बाहर फेंक दी। उस रात ठंड और भी बढ़ गई। रामू काका की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अपनी पोती को अपने सीने से लगाकर रखने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया का नन्हा शरीर ठंड से कांपना बंद कर चुका था। रामू काका ने चिल्लाते हुए कहा, गुड़िया, उठो बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन गुड़िया की सांसें ठंड के क्रूर पंजों ने हमेशा के लिए रोक दी थीं। रामू काका की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। गुड़िया की मृत्यु की खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ठंड के कारण एक नन्ही जान का जाना सभी के लिए असहनीय था। किशन, जो रामू काका की हालत से पहले ही परेशान था, यह सुनकर उनके पास दौड़ा आया। उसने रामू काका को गले लगाते हुए कहा, काका, यह सब हमारी गरीबी और भैरव सिंह जैसे लोगों की निर्दयता का नतीजा है। हम सबको मिलकर इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। गुड़िया की मौत से रामू काका पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी झोपड़ी अब खाली थी और उन्होंने वहीं जगह छोड़ दी। बिना खाने पीने के उन्होंने ठंड से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे खुद से बातें करते रहे। भगवान किस पाप की सजा दे रहे हो? पहले मेरा बेटा बहू चले गए, फिर मेरी गुड़िया भी, अब मैं किसके लिए जीऊं? गुड़िया की मौत के बाद ठंड का कहर और बढ़ा। गांव के कई गरीब परिवार अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधनों की कमी ने उन्हें असहाय कर दिया। कहीं कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, तो कहीं एक पिता अपने परिवार के लिए अलाव की लकड़ियां ढूंढ रहा था। गांव की झुग्गियों में रहने वाली कमला के पास अपने नवजात बच्चे को ठंड से बचाने का कोई उपाय नहीं था। उसने अपने फटे दुपट्टे में बच्चे को लपेटा और रोते हुए कहा, हे भगवान, अगर उसे बचा नहीं सकती तो मुझे भी इस ठंड में मार डाल। उस रात कमला के बच्चे की भी मौत हो गई।
भैरव सिंह का और जुल्म भैरव सिंह को इन मौतों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने आदमियों को गांव में भेजकर जो बचे खुचे गरीब थे उनसे भी जमीन खाली करने का आदेश दिया। एक गरीब किसान हरिया, जिसने अपने परिवार को ठंड से बचाने के लिए अपनी फसल गिरवी रख दी थी, गिड़गिड़ाते हुए भैरव सिंह के सामने आया। मालिक, थोड़ा समय दे दो। मेरी पत्नी और बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये ठंड हमें खत्म कर देगी। मुझे तुम्हारी भूख और ठंड से कोई मतलब नहीं। अगले हफ्ते तक किराया चुकाओ, नहीं तो जमीन मेरी होगी। हरिया बेबस होकर घर लौटा। लेकिन उस रात उसने अपने पूरे परिवार को ठंड में अलाव जलाते हुए देखा। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और ठंड ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। ठंड का कहर और बढ़ता है। गांव पर ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब रातें इतनी ठंडी हो चुकी थीं कि झोपड़ियों में ठहरना भी जानलेवा हो गया था। हर तरफ मौत का सन्नाटा छा गया था। रामू काका, जो गुड़िया की मौत के बाद पूरी तरह टूट चुके थे, अब भी गांव के हालात देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सोचा, अगर यही जिंदगी है तो इससे मर जाना बेहतर है, लेकिन मरने से पहले मुझे उन गरीबों के लिए कुछ करना होगा। किशन के घर में भी हालात बिगड़ रहे थे। उसकी मां सुशीला ठंड से कांपते हुए अलाव के पास बैठी थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब हमसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। हमारी रोटी छीन ली, हमारी नींद छीन ली और अब हमारी जान भी लेने पर तुली है। भगवान को क्या इतना भी तरस नहीं आता? किशन ने अपनी मां के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अगर भगवान हमें नहीं बचाएंगे तो हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। हमें उन लोगों को भी साथ लाना होगा जो अभी हार मान चुके हैं। भैरव सिंह का षड्यंत्र और बढ़ता है। भैरव सिंह ने गांव वालों की तकलीफों का फायदा उठाने की योजना बना ली। उसने ठंड में फंसे हुए गरीब किसानों को झूठा भरोसा देते हुए कहा, जो मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रख देगा, मैं उसे गर्म कपड़े और खाने का सामान दूंगा। तुम सबकी भलाई के लिए मैं ये कर रहा हूं। गरीब लोग उसकी बातों में आ गए। उन्हें अपने बच्चों और परिवार की जान बचानी थी। कई लोगों ने अपनी जमीन और घर गिरवी रख दिए, लेकिन भैरव सिंह ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। उसने कहा, अब तुम्हारी जमीन मेरी है। तुम लोगों के लिए मैंने जितना किया उसका यह दाम है। अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो देख लेना। गांव में बढ़ते अन्याय को देखकर रामू काका का दर्द गुस्से में बदल गया। उन्होंने किशन से कहा, बेटा, अब यह सहन नहीं होता। हम गरीब हैं, लेकिन हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। भैरव सिंह की हुकूमत को खत्म करना होगा। अगर अब भी चुप रहे तो हमारा नाम तक मिट जाएगा। किशन ने जवाब दिया, काका, हमें सबको इकट्ठा करना होगा। हर गरीब आदमी, हर किसान, सबको एक साथ लाकर लड़ाई शुरू करनी होगी। गांव में एक और घटना ने सभी के दिल दहला दिए। गरीब किसान हरिया का 8 साल का बेटा मुन्ना ठंड से बचने के लिए अपनी मां की पुरानी चादर ओढ़े अलाव के पास बैठा था। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि मुन्ना का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। हरिया ने अपने बेटे को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाया। हरिया की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के बाकी लोग जब यह सुनने आए तो उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। रामू काका ने मुन्ना के मृत शरीर को देखा और गुस्से से कहा, अब बहुत हो चुका। ये ठंड और ये जालिम लोग हमें खत्म कर रहे हैं। अब हमें चुप नहीं रहना। रामू काका और किशन ने ठंड और भैरव सिंह की निर्दयता के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली। उन्होंने पूरे गांव में जाकर सभी गरीबों को इकट्ठा किया और कहा,
हम में से कितनों की जान चली गई है, कितने बच्चे मर गए हैं। अब हमें अपनी तकदीर बदलनी होगी। अगर भैरव सिंह का सामना नहीं किया तो हम सब ऐसे ही मरते रहेंगे। गांव वालों ने एकजुट होकर भैरव सिंह के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। उन्होंने ठंड की परवाह किए बिना भैरव सिंह की कोठी के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें जीने का अधिकार चाहिए। भैरव सिंह को जब यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने आदमियों को लाठी डंडे लेकर गांव वालों पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन इस बार गांव वाले डरने वाले नहीं थे। ठंड ने उनकी आत्मा को जितना कमजोर किया था, उतना ही उनका साहस बढ़ा दिया था। भैरव सिंह का गुस्सा और नई साजिश। भैरव सिंह के आदमियों ने गांव वालों के विद्रोह की खबर उसे दी। वह आग बबूला हो गया और बोला, ये गंदे किसान मेरी खिलाफत करने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भैरव सिंह ने अपने साथियों से कहा, गांव का सारा अनाज मेरे गोदाम में भरवा दो। अगर ठंड और भूख से इन्हें सबक नहीं मिला तो मैं खुद इन्हें खत्म कर दूंगा। उसने गांव के सारे अलाव बुझवा दिए और जिनके पास गर्म कपड़े थे उनसे भी छीन लिए। उसके आदमियों ने गरीबों की झोपड़ियों को गिरा दिया। बच्चों और बूढ़ों को ठंड में तड़पते देखना भैरव सिंह के लिए एक खेल जैसा था। गांव वालों की हालत और बिगड़ती है। गांव के लोगों की स्थिति अब असहनीय हो चुकी थी। ठंड और भूख ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। हर तरफ सिर्फ मातम का माहौल था। छोटे छोटे बच्चे जो ठंड में अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लिपट कर सोते थे, अब धीरे धीरे शांत हो गए थे। यह शांति मौत की थी। रामू काका ने अपनी कांपती आवाज में कहा, हमने जो भी किया, भैरव सिंह के सामने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हमारा संघर्ष बेकार जा रहा है। लेकिन किशन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से से कहा, नहीं काका, अगर आज हम हार गए, ठंड और यह अत्याचार हमें हमेशा के लिए मिटा देगा। हमें भैरव सिंह के गोदाम को निशाना बनाना होगा। वहीं हमारे बचने का आखिरी सहारा है। भैरव सिंह की क्रूर योजना। इस बीच भैरव सिंह ने गांव को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने आदमियों से कहा, जो भी मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसे सजा के तौर पर गांव से बाहर ठंड में निर्वस्त्र खड़ा कर दो, और जो मेरी बात मानेगा उसे सिर्फ जिंदा रहने भर का खाना मिलेगा। गांव के कुछ कमजोर लोग डर के मारे भैरव सिंह की बात मानने लगे। लेकिन उनमें से कई लोग अब भी किशन और रामू काका के साथ खड़े थे। गांव वालों का बदला रामू काका और किशन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे भैरव सिंह के गोदाम पर धावा बोलेंगे और वहां से अनाज और गर्म कपड़े चुरा लाएंगे। ये काम आसान नहीं था, लेकिन अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस ठंडी रात जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, किशन और कुछ गांव वाले चुपचाप भैरव सिंह के गोदाम में दाखिल हुए। वहां उन्होंने देखा कि गोदाम अनाज और गर्म कपड़ों से भरा हुआ था। गांव के बच्चों के लिए जो खाना और कपड़े थे, वह सब भैरव सिंह ने छिपा रखा था। किशन ने गुस्से से कहा, ये हमारे बच्चों का है। यह उन माँओं का है जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। भैरव सिंह को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुबह जब भैरव सिंह को गोदाम में चोरी का पता चला तो उसने और ज्यादा निर्दयता दिखाने का फैसला किया। उसने गांव के हर आदमी को बीच चौराहे पर इकट्ठा किया और चिल्लाया, तुम सब मेरे खिलाफ जा रहे हो, अब इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अगर आज रात तक जिसने मेरा विरोध किया वह मुझसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं उसकी झोपड़ में आग लगा दूंगा। भैरव सिंह के गोदाम में आग लगाने के बाद गांव वाले पूरी तरह से जीत की ओर बढ़ते हुए लग रहे थे। लेकिन भैरव सिंह, जो पहले से ही अपनी साजिशों और ताकत को लेकर घमंडी था, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है। गांव वालों का यह हमला सिर्फ उसकी संपत्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक संघर्ष बन चुका था
जिसमें गांव की आत्मा को बचाने की जंग थी। जब भैरव सिंह को यह महसूस हुआ कि गांव वाले अब रुकने वाले नहीं हैं, तो उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने अपने कुछ गुंडों को भेजा जो गांव वालों को डराने के लिए तैयार थे। लेकिन अब तक गांव वाले काफी दृढ़ संकल्पित हो चुके थे। किशन और उसके साथी एकजुट होकर भैरव सिंह के गुंडों का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। किशन की हिम्मत, किशन जो पहले अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और दुख में बिता चुका था, अब एक नई ताकत से भरा हुआ था। वह जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की होगी। उसने गांव वालों से कहा, हमें किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है। भैरव सिंह ने जो हमें ठंड में बहल किया है, उसकी सजा उसे मिलेगी। किशन की बातों ने गांव वालों में नई उम्मीद भर दी। सबने एक साथ फैसला किया कि वे भैरव सिंह की साजिशों को खत्म करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भैरव सिंह का कड़ा जवाब भैरव सिंह ने अपनी पूरी ताकत से गांव वालों को धमकाना शुरू किया। उसके गुंडों ने गांव में घुसकर कई घरों को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव वाले अब डरने वाले नहीं थे। रामू काका ने उत्साहित होकर कहा, अब जब तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तब तक कोई हमें हमारी जमीन और संपत्ति नहीं छीन सकता। हमें एकजुट होना है। यह सुनकर गांव वाले कंधे से कंधा मिलाकर भैरव सिंह के गुंडों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और फिर वह दिन आया जब भैरव सिंह की सारी साजिशें और हरकतें गांव वालों के सामने बेनकाब हो गईं। भैरव सिंह का अंत गांव वालों ने मिलकर भैरव सिंह के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक रात जब भैरव सिंह ने समझा कि गांव वाले अब थक चुके हैं और रुक जाएंगे, तब गांव वालों ने अपनी आखिरी जंग छेड़ी। रामू काका ने सबको चुपचाप और धीरज से योजना बनाई। उन्होंने भैरव सिंह के गोदाम को एक बार फिर निशाना बनाया। इस बार गांव वालों के पास न केवल कड़ी मेहनत थी, बल्कि एक जोश और धैर्य भी था। जब भैरव सिंह ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ और गुंडों को भेजा, तब गांव वालों ने उनके खिलाफ एक सटीक हमला किया। किशन और गांव वाले एकजुट होकर भैरव सिंह के हर कदम का जवाब दे रहे थे। आग और संघर्ष की हड़बड़ी में भैरव सिंह की तिजोरी और गोदाम जलकर खाक हो गए। उसकी सारी संपत्ति और ताकत अब खाक हो चुकी थी। इस तरह से घमंडी भैरव का खेल खत्म हो जाता है और गांव वाले अब खुश थे।